बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने उसमें अंत में कुछ प्रश्न जो है हल किए हुए थे और लास्ट में जो है मैंने एक प्रश्न भी दिया था, बहुत ही आसान वेग समय पर आधारित प्रश्न था, जिसमें कि हमें चली गई दूरी और वस्तु का विस्थापन ज्ञात करना था। मैंने उसको हल करने का तरीका बताया था कि जो एक्स अक्ष मान लीजिए ये समय अक्ष है और इस तरह का कुछ ग्राफ था, इस तरह का है ना, इस तरह का ग्राफ था। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं। तो उसमें क्या था कि समय और वेग का ग्राफ था। वेग इधर दिया गया था, समय ये दिया गया था। अब यहां पर कितना लिखा हुआ है वेग देख लीजिए, और यहां से यहां तक का समय कितना है, यहां का समय और ये वेग। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना था, दूरी निकालनी थी। और दूरी कैसे निकालते हैं वो तरीका हम बता रहे हैं कि जो वेग समय ग्राफ है उसका और एक्स अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है उसी को निकालना है दूरी निकालने के लिए। तो हमने कहा था इसका क्षेत्रफल निकाल लेना। ये आयत बन रहा है तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी, जो समय अक्ष पर दी गई ये चौड़ाई हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ भी दिया गया था, ये ऋणात्मक था, ये -10 था, ये प्लस का 20 था। अब इसका क्षेत्रफल, इस आयत का भी क्षेत्रफल निकाल लो। तो यहाँ पर जो समय दिया गया है और यहाँ पर जो समय दिया गया है उसको माइनस करके ये इसकी लंबाई पता लग जाएगी और चौड़ाई जो है वो 10 है। चिन्ह का ध्यान रखा नहीं जाएगा दूरी निकालते समय। और फिर उसके बाद इस का क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये वेग 20 हो जाएगा और समय जो भी दिया गया है इस समय में से, यहाँ वाले समय में से इसको घटा दीजिए तो ये समय पता लग जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो ये 3 आकृतियां बन रही हैं, 1 2 3। इन तीनों क्षेत्रफलों को जोड़ दीजिए तो चली गई दूरी पता लग जाएगी। विस्थापन ज्ञात करते समय क्या करेंगे, ये दो क्षेत्रफल होंगे उनको जोड़ा जाएगा और उसमें से ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है। तो विस्थापन में हमें दिशा का भी ध्यान रखना पड़ता है, चिन्हों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा तो बहुत आसान है, निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, तो आज की बात करते हैं। आज जो है हम समझाने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान है। आसान इसलिए और भी है क्योंकि इसको आपने 9th में भी पढ़ा होगा। तो देखा जाए तो एक तरह से रिवीजन ही है। तो हो सकता है 9th में उतना ध्यान न दिया हो, तो आप ध्यान दे करके समझ लीजिए इन समीकरणों का जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक समान त्वरित गति के समीकरण है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कोई वस्तु यहाँ पर एक समान त्वरण से चल रही है, यानी उसका वेग परिवर्तन समय के साथ समान है। ऐसी जो है समीकरणें हमें प्राप्त करनी है और उनका उपयोग भी सीखना है। ये समीकरणें हो सकता है कि डायरेक्ट परीक्षा में न पूछी जाएं, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न, आंकिक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं और बिना इन समीकरणों के समझे जाने आप उनको हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझना जानना जरूरी है। और क्योंकि अब क्लास ये 11th है तो इसमें थोड़ा तो जो है कुछ अलग ढंग से भी इनका उपयोग सिखाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां हमने एक वेग समय ग्राफ बना रखा है और इस वेग समय ग्राफ में वस्तु का प्रारंभिक वेग देखिए 0 नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ इस ओ बिंदु से प्रारंभ ना हो करके, यानी मूल बिंदु से प्रारंभ ना हो करके जो है ये बिंदु से प्रारंभ हो रहा है। मतलब जब t का मान, समय का मान 0 है तो वस्तु का वेग जो है 0 नहीं है, जो कि मैंने u मान रखा है। ये u लिखा हुआ, OA बराबर u है। फिर उसके बाद t सेकेंड के बाद वस्तु का वेग जो है कितना हो जाता है, v हो जाता है। देखिए ये t सेकेंड के बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। और ये जो केस है वो है
एक समान त्वरण का, यानी वस्तु में त्वरण एक समान है, अतः जो वेग समय ग्राफ होगा एक सीधी रेखा होगी जो कि एक्स अक्ष के साथ एक समान झुकाव के साथ प्रदर्शित की जा रही है। तो आइए यहां लिखते हैं कि माना वस्तु का प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग मतलब t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग बराबर u, और जो किससे प्रदर्शित किया गया है, ये देखिए OA से प्रदर्शित किया गया है। t समय के पश्चात, समय t के पश्चात वस्तु का वेग बराबर हो जाता है v। वस्तु में त्वरण एक समान है और हम वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। और यहां पर हम जो है पहली समीकरण का हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, निकालने जा रहे हैं, और ये वेग समय संबंध होगा। पहली समीकरण है वेग समय संबंध, वेग समय संबंध, यानी वेग और समय में क्या संबंध होता है उसको हम यहां पर निकालेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि इस ग्राफ की सहायता से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो त्वरण बराबर होता है इस ग्राफ का जो ढलान है, VT ग्राफ का ढलान यानी प्रवणता, वो क्या है, ये देखिए ये है, tan थीटा से निकलती है और त्वरण A बराबर हो जाएगा BC बटे AC। BC क्या है, BC देखिए CD जो है U है और BD जो है वो V है। CD U है, BD V है, तो BC कैसे निकलेगा, ये BD में से यदि CD को माइनस कर दें तो निकल जाएगा, तो BD माइनस CD बटे समय AC लिखें, या देखिए जितना AC है उतना ही OD है, OD भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। अच्छा, BD हमने कहा कि BD जो है वो V है, तो V माइनस CD किसके बराबर है, AO के बराबर है ना, CD और AO बराबर है, यानी यहां पर हमारा क्या है कि CD बराबर है AO के। देखिए A बराबर आ गया B माइनस U बटे T, त्रिशी गुणा कर लेंगे हम, तो B माइनस U बराबर हो गया AT। समीकरण 1 डाल दीजिए, इसका प्रयोग हम करेंगे आगे चल करके, और U को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा U प्लस AT। तो ये वेग समय संबंध, वेलोसिटी टाइम रिलेशन प्राप्त हो गया है। तो इस समीकरण की मदद से हम किसी वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग और समय दिया हुआ है। त्वरण भी मालूम होना चाहिए। देखिए इसमें जो जो इतनी संख्याएं 1 2 3 4 4 हैं, 4 में से कोई भी 3 दी हों तो हम चौथी निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और इस प्रश्न का, इस समीकरण पर आधारित प्रश्नों को भी हल करना सीखना है हमें। अगला हमारा जो रिलेशन है, देखिए ग्राफ यही रहेगा, हम ग्राफीय विधि से समीकरणों को निकाल रहे हैं। तो जो दूसरी समीकरण है उसको हम कहते हैं स्थिति समय संबंध। स्थिति समय संबंध, ये देखिए याद रखिएगा समीकरण, हम लिख भी देंगे फिर से जरूरत पड़ेगी तो।
दूसरी है समीकरण, वो है स्थिति समय संबंध। पोजीशन टाइम रिलेशन। हमें जैसा कि मालूम है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन सभी ग्राफों को। यदि आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो जरूर देखिएगा। और इस वेग समय ग्राफ से हम वस्तु द्वारा चली गई दूरी या वस्तु का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। और वो भी कैसे? इस ग्राफ, जो वेग समय ग्राफ है, उस ग्राफ और समय अक्ष के बीच के क्षेत्रफल को ज्ञात करके हम वस्तु द्वारा चली गई दूरी या विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर स्थिति मतलब वही दूरी, समय भी कह सकते हैं। तो स्थिति मतलब वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है। बाकी सब चीज वही है। प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, और अंतिम वेग का मतलब है कि t समय के बाद वस्तु का वेग v है। तो हमें वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर होती है वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। तो हमें कौन सा क्षेत्रफल निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है ABDO, जो आकृति बन रही है ABDO, चतुर्भुज बन रहा है ABDO का क्षेत्रफल। और यहां पर इस क्षेत्रफल को हम दो क्षेत्रफलों को योग के रूप में निकालेंगे। कैसे? बराबर है ACDO का क्षेत्रफल, ये आयत है, आयत ACDO का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये चली गई दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी, यस प्राप्त हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो ये हमारा AO गुणा AC कहें या AO गुणा OD कहें, तो AO गुणा OD प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब, या कहें लंब गुणा आधार, है ना। तो लंब हमारा BC है और आधार AC है। ये देखिए क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो AO का मान देखिए U है और OD का मान T है, ये हो गया UT प्लस हाफ। देखिए BC क्या है, मैं पहले भी निकाल चुका हूं। ये BC जो है, ये B से C तक की डिस्टेंस जो है, ये दूरी, ये क्या है? ये है हमारी B माइनस U। ये पूरी यहां से यहां तक V है, यहां से यहां तक, यानी BD का मान जो है वो V है और CD का मान U है। तो BC बराबर हो जाएगा, वो होगा इस BD में से CD को माइनस करना, यानी B में से U को माइनस करें तो BC पता लग जाएगा। तो ये हो जाएगा B माइनस U और AC का मान T है, OD भी T है, AC भी T है। अच्छा, B माइनस U का मान हम समीकरण 1 से निकाल चुके हैं, वो आया था B माइनस U बराबर होता है AT। ये समीकरण 1 से, जो इससे पहले हमने सिद्ध की है, उससे निकाला गया। तो यहां पर AT मान रख दीजिए, तो UT प्लस हाफ AT इंटू T। तो यस बराबर हो गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारी दूसरी समीकरण है, जिसको हम कहते हैं स्थिति समय संबंध, पोजीशन टाइम रिलेशन। अब इसका प्रयोग यहां पर भी 1 2 3 4 भौतिक राशियां हैं
और 4 में से कोई भी 3 दी गई होंगी तो चौथी हम निकाल लेंगे आसानी से। एक अगली समीकरण है जिसमें कि हम सूत्र तो यही लगाएंगे लेकिन थोड़ा दूसरे ढंग से निकालेंगे और वो हमारी स्थिति तीसरी समीकरण होगी और वो है वेग स्थिति संबंध। इसमें हम वेग, अंतिम वेग और उसकी पोजीशन के बीच संबंध निकालेंगे। ग्राफ मैंने कहा यही रहेगा, ग्राफ तीनों समीकरणों के लिए एक ही है ना। तीसरी है वेग स्थिति संबंध। तो चली वस्तु द्वारा चली गई दूरी यहां भी निकालते हैं। वस्तु द्वारा चली गई दूरी यस बराबर होता है वेग, समय, ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। इससे पहले भी निकाला था। यस बराबर हो जाएगा, यहां पर देखिए जो आकृति बन रही है ABDO, वो एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। हम यहां पर अलग अलग क्षेत्रफल न निकाल करके, इस आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल न निकाल करके एक साथ में ही समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे, लगाएंगे और उससे हमें दूरी यस का मान पता लग जाएगा। बराबर होगा समलंब चतुर्भुज ABCD का ABDO का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 1/2। समांतर भुजाएं इसकी क्या हैं देखिए, एक भुजा AO है, दूसरी भुजा BD है ना। तो ये हो जाएगा हमारा BD प्लस AO। बीच की दूरी AC है ना, AC। OD भी लिख सकते हैं। अब इसमें मान रखिए BD का मान जो है, BD को V है, AO का मान U है, AC का मान देखा जाए T है। तो यहां पर भी हम पहली समीकरण की सहायता लेंगे और T का मान निकालेंगे वहां से। देखिए V बराबर है, यहां पर देखिए V बराबर U प्लस AT है, या हमने इससे पहले लिखा था B माइनस U बराबर था AT। तो T बराबर कितना हो जाएगा B माइनस U बटे A। ये T का मान यहां पर रखेंगे 1/2 B प्लस U और T की जगह रख देंगे ये वाला मान B माइनस U बटे A। अब देखिए B प्लस U गुणा B माइनस U, नीचे तो आ जाएगा 2 और A, 2A हो जाएगा। ऊपर B प्लस U माइनस B प्लस U गुणा B माइनस U। ये समीकरण का एक यानी बीज गणित में हमें पढ़ाया जाता है, जिसमें कि ये सूत्र है एक B प्लस U गुणा B माइनस U, यानी A प्लस B गुणा A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। त्रिछी गुणा करेंगे तो B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AS। U स्क्वायर को भेज दीजिए उधर, B स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हमारी तीसरी समीकरण हो जाती है। तो ये 3 समीकरणें हैं, गति की 3 समीकरण हैं और एक चौथी समीकरण भी हम यूज करते हैं और वो होती है nth सेकंड में चली गई दूरी, या कहें tth सेकंड में चली गई दूरी। वो क्या है उसको जरा समझ लीजिए। ये तो पढ़ी थी,
9th क्लास में, है ना। 9th क्लास में ये सब कुछ पढ़ाया गया था, बताया गया था। अब एक और समीकरण जो हम यहां पर देखेंगे वो है, उसमें हम बिना ग्राफ से ही इसको समझाएंगे, हालांकि ग्राफ से भी निकाला जा सकता है। चौथा है वस्तु द्वारा टीथ सेकेंड, टीवे सेकेंड, इसको हम कहेंगे टीवे सेकेंड, टीथ सेकेंड में चली दूरी, या कहीं nth सेकेंड में चली गई दूरी हमें पता करनी है। इसको जरा समझें, ये है क्या। जैसे कोई वस्तु मान लिया चल रही है और उसमें एक नियत त्वरण है, मतलब वेग परिवर्तन की दर समान है, और वस्तु मान लिया यहां से चलना प्रारंभ करती है और यहां तक जाने में उसको मान लिया 5 सेकंड लगते हैं, ए से बी जाने में 5 सेकंड पूरे लग रहे हैं, और हमसे पूछा जाए कि 5वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी। 5 सेकंड में नहीं पूछा गया, क्या पूछा जा रहा, 5वें सेकंड में चली गई दूरी, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, पूरा समय लग रहा है टी सेकंड का, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, या यहां पर जैसे 5वें सेकंड में चली गई दूरी पता करनी है, क्योंकि वस्तु में त्वरण है। त्वरण होने की वजह से प्रत्येक सेकंड में वस्तु जो है असमान दूरी तय करेगी। हालांकि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो तो समान है। मान लिया पहले वस्तु जो है 10 मीटर पर सेकंड से चली, फिर उसके बाद वेग उसका हो गया 15 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में और हो गया 20 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो जा रही है। तो वृद्धि तो एक जैसी है, लेकिन चली गई दूरियां तो अलग अलग होंगी। पहले सेकंड में 10 मीटर चलेगी, दूसरे सेकंड में वस्तु 15 मीटर चलेगी, तीसरे सेकंड में जो है 20 मीटर चलेगी। इस तरह से हमसे पूछा जा रहा है कि 5वें सेकंड में वस्तु कितनी दूरी चलेगी। तो पहले सेकंड में इतनी चलेगी, है ना, मान लिया ये पहले सेकंड हो गया, दूसरे में थोड़ा ज्यादा चलेगी, तीसरे में और ज्यादा चलेगी, चौथे में और ज्यादा चलेगी, है ना। तो यदि वेग उसका बढ़ रहा है तो चौथे और 5वें सेकंड का मतलब ये हुआ, देखिए 1 2 पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, और 5वां सेकंड जो अंतिम सेकंड है यहां पर, उसमें इतनी दूरी तय कर रही है बस ये। तो हमें यही निकालनी है कि 5वें सेकंड में, टीवें सेकंड में कौन कितनी दूरी तय करेगी। तो इसके लिए देखिए समझिए क्या करेंगे हम, 5 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कर लेंगे। वस्तु द्वारा 5 सेकंड में चली गई दूरी पहले ज्ञात करें, और उसमें से घटा दें वस्तु द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी। 5 सेकंड में चली गई दूरी में से घटा देंगे 4 सेकंड में चली गई दूरी, तो हमें पता लग जाएगा कि वस्तु 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है। सीधी सी बात है। तो अब आ जाइए इसके हिसाब से जो हम जनरल बात करेंगे। मान लिया टी सेकंड में वस्तु ए से बी तक जा रही है, टी सेकंड लग रहे हैं, तो टीवें सेकंड में कितनी दूरी तय होगी। तो टी सेकंड में चली गई दूरी में से घटा देंगे t-1 सेकंड में चली गई दूरी, क्योंकि हमने अभी देखा कि 5 सेकंड में चली गई दूरी में से 4 सेकंड, मतलब 5 - 1 4 सेकंड में चली गई दूरी घटा दें तो 5वें सेकंड में चली गई दूरी पता लग जाती है। तो वही बात है कि टी सेकंड में चली गई दूरी में से t-1 सेकंड में चली गई दूरी घटा दें पर हमें टीवें सेकंड में चली गई दूरी पता लग जाएगी। तो अब हम वही काम करने जा रहे हैं जो समझाया है कि वस्तु द्वारा टीवें सेकंड में चली दूरी बराबर हो जाएगा वस्तु द्वारा टी सेकंड में चली दूरी माइनस वस्तु द्वारा t-1 सेकेंड
में चली दूरी, और चली गई दूरी के लिए हम द्वितीय समीकरण प्रयोग करेंगे, और वो समीकरण है हमारी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का वर्ग। तो इस समीकरण को हम, तो ये t सेकंड में चली गई दूरी का समीकरण है, तो यहां पर t की जगह पर t रखा रहने देंगे, और दूसरी बार में t की जगह पर t-1 रख देंगे। तो यस बराबर हो जाएगी यस टी इसको कहेंगे, यानी मतलब t में सेकंड में चली गई दूरी हो जाएगी। देखिए यहां पर हमने ठीक इसी को लिख दिया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे। अब t की जगह पर क्या लिखेंगे, t-1 रखेंगे, u लिखा और t की जगह t-1 लिखा प्लस हाफ ए, और t की जगह पे लिख दिया t-1 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, पहले ब्रैकेट खोलिए, यू टी माइनस यू प्लस 1/2 ये, इसका होल स्क्वायर करिए, देखिए t-1 का होल स्क्वायर करिए, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, चलो अगले स्टेप में करते हैं, पहले ये वाला ब्रैकेट खोल लेते हैं, यू टी माइनस यू प्लस हाफ, देखिए ए से अंदर गुणा हो जाएगा ए टी स्क्वायर, इससे इसको गुणा होगा प्लस का हाफ ए माइनस, जब इसको इससे गुणा होगा तो इसका 2 और ये वाला 2 कट जाएगा और हमें मिलेगा केवल ए टी। अब ये वाला चिन्ह, ये वाला ब्रैकेट खोलिए तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए टी। देखिए इसमें कुछ पद कट जा रहे हैं, ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास जो बच रहा है वो है u, और इसको हमने पहले लिख लिया, ए टी पहले लिख लिया है और इसको बाद में लिखा। ये t सेकेंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला आने वाला है u प्लस, यहां पर हम क्या ले रहे हैं कॉमन, a/2 कॉमन ले रहे हैं। जब a तो कॉमन है यहां पर, 2 तो कॉमन है नहीं पहले वाले पद में, तो यहां पर आएगा 2t माइनस, ये तो एक a/2 तो पूरी तरह से कॉमन है ये, और यहां पर हमने क्या किया है, at को भाग दिया है किसने से, a/2 से, तो भाग दे के देख लो, at गुणा 2/a, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2t ही तो आएगा, वही मैंने लिख दिया। तो इस तरह से ये हमें एक फार्मूला प्राप्त हो गया है, यस पी टी एच, t सेकेंड में चली गई दूरी। ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम डायरेक्ट इस समीकरण को लगा सकते हैं। तो u प्लस a/2, ये क्या है, त्वरण है 2t माइनस 1, ये है t सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला। अब इन्हीं समीकरणों पर आधारित तो कुछ बेसिक प्रश्न हम थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, और इनको बेसिक प्रश्नों को, एकदम आसान प्रश्नों को हल करना आना ही चाहिए, फिर हम थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन भी एक वीडियो में लेंगे। कुछ हमने प्रश्न नोट कर रखे हैं, उन पर ध्यान देते हैं, उनको आप लोगों की मदद से हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न मैंने नोट कर रखा है, एक कार, ये औसत चाल का प्रश्न है। पहले 2 प्रश्न जो है वो औसत चाल पर आधारित हैं। एक कार किसी दूरी के आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधे भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल मालूम है कि कुल चली गई दूरी बटे लिया गया समय होता है। अब यहाँ पर चाल दी गई है, मान लिया वस्तु A से B जा रही है, इसके आधी दूरी पर कोई बिंदु C है, तो A से B तक की दूरी मान लिया 2x है, ठीक है। तो x दूरी तक, ये x है और ये भी x है, तो पहले वो A से C तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है, चाल से चल रही है, और बाकी आधी दूरी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो औसत चाल क्या होगी, तो पहले समय तो पता करें कि A से C जाने में कितना समय लगा। प्रश्न 1 है, A से
सी में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, है ना, दूरी बटे 4, और दूरी जो है हमारी x है, x चाल है 40। इतना घंटा समय लगा पहले, C से B में लगा समय T2 बराबर हो जाएगा, दूरी फिर से x ही है और चाल अब की 60 है, इतना घंटा अब लग रहा है। कुल समय कितना लगेगा, T1 प्लस T2 लगेगा, जोड़ दिया, x बटे 40 प्लस x बटे 60, लघुत्तम इसका निकाल लीजिए। तो इसका लघुत्तम आ गया 240 का 120 भी लिख सकते हैं, है ना, भाग इसका जाना चाहिए दोनों का, 40 यहाँ 120 है, 3x हो गया, और ये जो है 60 दूना 120 है, 2x हो गया, तो 5x बटे 120 हो गई, हो गया घंटा। कुल समय इतना लगा। अब औसत चाल पता करिए, औसत चाल बराबर हो जाएगी, कुल दूरी कितनी है, 2x है, देखिए कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी जो है 2x है और समय लग रहा 5x बटे 120। तो ये देखिए कैसे हल होगा, 2x और ये जो है उलट जाएगा क्योंकि भाग में भाग दिया जा रहा है ना, 2x बटे 5x, भाई ये क्या है 2x भाग 5x बटे 120, तो ये हो जाएगा 2x गुणा 120 बटे 5x, उलट जाता है ये भाग का चिन्ह जब गुणा में बदलता है, तो ये हो जाएगा 120 बटे 5x, x से x कट गया, ये हो गया 240 बटे 5, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ गई है। यहां पर हमें क्या थी, दूरी जो है समान दूरी, मतलब आधी दूरी तक वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और आधी दूरी तक जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न थोड़ा परिवर्तित है, ज्यादा कुछ नहीं है, कि देखिए प्रश्न क्या है, कोई कार दो शहरों के बीच की दूरी को तय करने में लगे समय के आधे समय तक। तो यहां पर थोड़ा समय के बारे में बताया गया प्रश्न 2, लेकिन देखिए उत्तर अलग आएगा उसमें, है ना, ऐसा लगता है कि एक ही जैसा प्रश्न है लेकिन आंसर अलग अलग है। देखिए कोई दो शहर है, मान लिया ए और बी दो शहर हैं, एक ए है एक बी है। अब ए से बी जाने में मान लिया जो समय लगता है, अब दूरी की बात नहीं कर रहा, उस समय की बात कर रहा है, माना ए से बी जाने में समय कितना लग रहा है, समय टी लग रहा है, टी लग रहा है। अतः जो है वस्तु क्या करेगी, टी बटे 2 सेकेंड तक, या घंटा है, टी बटे 2 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तथा बचे हुए टाइम टी बटे 2 घंटे तक वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो औसत चाल निकालनी है, तो यहां पर हमें फार्मूला वही चलेगा, क्या, औसत चाल बराबर होती है कुल चली गई दूरी बटे लिया गया समय। तो यहां से यहां ए से बी तक जाने में टोटल समय लग रहा है टी घंटा, है ना। अब टी बटे 2 घंटे तक वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो पहले हम निकालेंगे कुल चली गई, तो टी बटे 2 घंटे में पहले टी बटे 2 घंटे में चली गई दूरी बराबर हो जाएगी, S1 बराबर हो जाएगा 40 गुणा टी बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा, काट दीजिए, 20 टी आ गया। दूसरे टी बटे 2 घंटे में
चली दूरी, s2 बराबर हो जाएगी 60 गुणा t बटे 2, तो ये आ गया 30, ये आ गई 30t, ये किलोमीटर में आ रही है। अब हमें दूरी पता लग गई है, तो औसत चाल निकाल लीजिए। कुल समय तो मालूम ही है हमें, औसत चाल बराबर हो जाएगी कुल चली गई दूरी, तो 20t प्लस 30t बटे कुल समय कितना लग रहा है, t लग रहा है, तो ये हो गया 50t बटे t कट गया, तो औसत चाल आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि हमें समय दिया गया है ना, किसी दूरी को समय चलने में समय दिया गया है, तो पहले हम वस्तु द्वारा दी गई चाल से चली गई दूरी पता करें और फिर कुल दूरी को कुल समय से भाग दे दें, तो हमें औसत चाल पता लग जाती है। बहुत ही साधारण प्रश्न है। अब हम देखिए, जो अभी समीकरणें हमने निकाली हैं उन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारा तीसरा प्रश्न होगा, है ना। थर्ड प्रश्न है प्रश्न 3, विरामावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु, विरामावस्था से प्रारंभ का मतलब होता है प्रारंभिक वेग हम u माना था, u बराबर 0 है। कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड वर्ग के एक समान त्वरण से चलती है। त्वरण जो है वो दिया, a बराबर दिया गया है 8 मीटर पर सेकेंड का वर्ग है, त्वरण मालूम, समान त्वरण है। ज्ञात कीजिए कि वो 160 मीटर पर सेकेंड का वेग कितने समय में प्राप्त करेगी। यानी अंतिम वेग जो है हमारा दिया गया 160 मीटर पर सेकेंड। समय पूछा जा रहा है ना, कितने समय में उसका वेग इतना हो जाएगा, और दूसरा फिर पूछा जा रहा है इतने समय में, जितना समय आएगा उतने समय में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है समय। अब देखिए, निर्धारित करते हैं हम कौन सी समीकरण प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने सबसे पहले जो दी गई राशियां हैं उनको नोट कर लिया है। प्रारंभिक वेग दिया गया है, अंतिम वेग दिया गया है और त्वरण भी दिया गया है। तो इसका मतलब हम पहली समीकरण लगा सकते हैं समय ज्ञात करने के लिए। तो v बराबर हो जाएगा u प्लस et। तो v का मान 160 है, u 0 है, a का मान 8 है और t पता ही करना है। तो t बराबर हो गया 160 बटे 8, तो ये हो गया 8 दूनी 16, 20 सेकेंड आ गया। 20 सेकेंड में वो इतना वेग प्राप्त कर लेगी। अब 20 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये हम दूसरी समीकरण लगा सकते हैं। यस बराबर है ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। तो u का मान 0 था, देखिए प्रारंभिक वेग 0 था, तो ये u गुणा t करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, t का मान रख देंगे तो भी 0 ही रहेगा। अच्छा, 1/2, a का मान 8 है और t का मान अभी आया 20 का वर्ग करेंगे, ये कट गया, तो 4 गुणा 20 20 400, तो ये गुणा कर दीजिए, 400 पे 1600 मीटर दूरी वो वस्तु तय करेगी। ये तो 0 ही हो गया था, है ना। तो 4 गुणा 400, 1600 मीटर दूरी तय करेगी। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न। इसमें थोड़ा 11th का भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है ना। हालांकि 9th के हिसाब से भी लगा सकते हैं, और 9th के हिसाब से लगाने पर यह प्रश्न लेंदी हो जाता है, ज़्यादा समय लगता है। अब एक नई बात हम बताने जा रहे हैं, इस प्रश्न को करते समय उसको समझना है। प्रश्न 4 है, क्या है कि एक मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। एक 40 मीटर की ऊंची जो है मीनार है। इसके शिखर से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। यहां से एक पत्थर ऐसे फेंका गया ऊपर की ओर, ऐसे, है ना, ऊपर की ओर फेंका गया, ऊपर कुछ दूर जाएगा और फिर वापस लौट आएगा ऐसे। यहाँ पर ये जमीन है, फर्श है ना। तो पत्थर जब ऊपर की तरफ फेंका जाएगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, गणना कीजिए कि वो कितने समय में पृथ्वी पर भूतल पर पहुंचेगा ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर। अच्छा, वेग जो है इसमें लिखना छूट गया है, वेग हम लिख देते हैं, वो
फेंका जाता है। और इसका वेग देखते हैं क्या कुछ दिया गया है कि नहीं। 10 मीटर पर सेकंड से वेग यहाँ पर लिखना छूट गया, 10 मीटर पर सेकंड। हाँ, ये 10 मीटर पर सेकंड। कितने मीटर पर सेकंड से? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया। यानी यहां पर u जो था वो था 10 मीटर पर सेकंड। अब वस्तु क्या होगी? थोड़ी दूर ऊपर जाएगी, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी उसको खींच रही है अपनी ओर। यहां पर जाकर के उसका वेग शून्य हो जाएगा और फिर वापस लौटेगी और पृथ्वी से टकराएगी। हमसे पूछा जा रहा है गणना कीजिए कि भूतल पर कितने समय में पहुंचेगी। 9th के हिसाब से यदि करें इसको तो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। पहले हम क्या निकालेंगे कि ये ऊपर तक जाने में कितना समय लगाएगी। भाई ए बिंदु से बी बिंदु जाएगी, बी से सी आनी है, तो ए से बी जाने में उसको कितना समय लगेगा, क्योंकि बी पर जाकर के उसका वेग शून्य हो जाएगा। भाई जैसे जैसे ऊपर जाएगी वेग उसका घटता जाएगा। और यहां पर हम एक बात और बताना चाहेंगे, जो हमारी समीकरणें थी, 2-3 समीकरणें हैं। बी बराबर यू प्लस है तो 4 एटी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर है यू स्क्वायर प्लस 2as। यदि गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति हो रही है, कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है या किसी ऊंचाई से नीचे गिराई जा रही है, तो हम त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं, तो ए बराबर जी हो जाता है। 9th में सिखाया गया है, क्या सिखाया गया था? यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो जी का मान ऋणात्मक ले लीजिए, और नीचे आ रही हो तो धनात्मक ले लीजिए, क्योंकि ऊपर फेंकेंगे तो उसका वेग लगातार घटता चला जाएगा, और नीचे की तरफ वस्तु आएगी तो वेग बढ़ेगा। तो बताया गया था कि वस्तु नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर गतिमान है, तो इन समीकरणों में एक ही जगह पर जी आ जाएगा, है ना। v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और वी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2g यस हो जाएगा। तो ए की जगह पर जी होना है, और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड का वर्ग होता है, या फिर लगभग उसको 10 भी ले लेते हैं। अब यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रही होती है, फेंकी जा रही है, तो यहां पर जी का मान ऋणात्मक ले लेते थे 9th क्लास। यहां पर थोड़ा अलग हो जाएगा। यदि हम इस प्रश्न को 9th के हिसाब से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि पहले हम बी तक जाने में कितना समय निकालें, और फिर उतने समय में वस्तु कितनी दूरी तय करती है ना, वो भी निकाल लें। तो अब कुल दूरी हमें पृथ्वी तल से कुल दूरी पता लग जाएगी, यहां से यहां तक की ये वाली दूरी पता लग जाएगी। ऐसे कुल दूरी पता लगेगी। कैसे पता लगी? 40 मीटर पहले से था, और ए से बी जाने में कितनी दूरी तय की, उसके लिए पहले समय निकालना पड़ेगा, और फिर ये दूरी निकाल करके जोड़ देंगे तो पता लग जाएगा। उसके बाद बी से सी तक आने में कितना समय लगेगा, दूरी बी सी हमें मालूम हो गई है। जब वस्तु चलेगी वापस तो यू शून्य होगा, और दूरी तो हमें मालूम ही है, समय निकाल लेंगे। ये वाला समय ए से बी जाने में और बी से सी आने में जो समय लगा उसको टोटल कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने समय के बाद वस्तु जो है पृथ्वी तल से टकराएगी। ये हुआ 9th का मेथड। ए से बी का समय निकालिए, ए से बी की दूरी निकालिए, और फिर 40 में इस दूरी को जोड़ दीजिए तो टोटल बी से सी की दूरी पता लग जाएगी, और फिर बी से सी तक आने में लगा समय निकाल लीजिए, और दोनों समय ए से बी का समय और बी से सी का समय जोड़ दीजिए तो पता लग जाएगा। एक तरीका 11th में हम प्रयोग करते हैं, उसमें हम क्या लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने देखिए यहाँ पर ये वस्तु है, ये हमारी लाइन हो गई निर्देशांक
ज्यामिति के हिसाब से ये मान लिया एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है ना। अब इस वाई अक्ष, इस एक्स अक्ष के नीचे की दूरियां नीचे की तरफ, इस एक्स अक्ष के नीचे की तरफ दिशा यदि है तो उसको ऋणात्मक लेते हैं और ऊपर वाली धनात्मक लेते हैं। तो इस हिसाब से जो 9th में सीखा था उसका तो उल्टा हो जाएगा, है ना, क्योंकि वृत्तीय त्वरण की दिशा जो होती है, जी की दिशा हमेशा क्या होती है, नीचे की तरफ होती है। और तो इस तरह से हम जी का मान यहां पर ऋणात्मक ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम 11th के हिसाब से इसको एक ही बार में हल करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि ये 40 मीटर दूरी जो है वो इस एक्स अक्ष के नीचे की तरफ है, तो इसको हम ऋणात्मक लेंगे, यानी यस जो है वो माइनस का 40 मीटर है। वी जो u है वो ऊपर की तरफ है, इसलिए u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा, धनात्मक रहेगा। और g का मान जो है क्योंकि नीचे की तरफ है, देखिए u ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, g भी नीचे की तरफ है, तो इसको हम ऋणात्मक 10 मीटर पर सेकेंड का वर्ग ले लेते हैं। और इसके अलावा ठीक विपरीत भी ले सकते हैं, मतलब ये जो हमने यहाँ पर चिन्ह ऊपर की दिशा, क्योंकि बस तो ऊपर की तरफ फेंकी गई है ना, तो वेग हमने प्रारंभिक वेग जो है धनात्मक लिया है, हम ऋणात्मक भी ले सकते हैं। यदि हमने ऊपर की दिशा को ऋणात्मक लिया तो नीचे वाली सभी धनात्मक हो जाएंगी, जिनकी दिशा नीचे की तरफ है वो धनात्मक हो जाएंगी और ऊपर वाली ऋणात्मक हो जाएंगी। और यदि ऊपर वाली हमने धनात्मक लिया है तो नीचे वाली ऋणात्मक हो जाएंगी। यही तो हमें मालूम है भाई, एक्स अक्ष है ये, वाई अक्ष ये है, इस एक्स अक्ष के नीचे की जो दूरियां होती हैं या नीचे की दिशा जो लेते हैं वो ऋणात्मक लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, और ऊपर वाली जो है ये वाली, इधर वाली धनात्मक लेते हैं। हालांकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इसका उल्टा भी ले सकते हैं इसमें फिजिक्स में प्रश्नों को हल करते समय, तो ऊपर वाली ऋणात्मक ले लें तो नीचे वाली धनात्मक हो जाएंगी, लेकिन हम यहाँ पर इसके हिसाब से हल कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, दूसरी समीकरण प्रयोग की, s बराबर ut प्लस हाफ GT²। चिन्हों से यहाँ पर मान रखेंगे, s -40 हुआ बराबर u 10 गुणा t प्लस, अब देखिए g का मान हमें माइनस लेना पड़ेगा, माइनस क्योंकि नीचे की तरफ g की दिशा है, गुणा 10 गुणा t², t ही हमें पता करना, 2 पंजे 10, तो ये आ गया -40 बराबर हो गया 10t -5t का वर्ग। इसको इधर ले आइए सभी को, है ना, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 5t² -10t -40 बराबर 0 के। 5 से भाग दे दीजिए पूरी समीकरण को, t² हो जाएगा 2t हो गया -5 × 40। अब इसके ये द्विघात समीकरण है, इसके गुणनखंड करिए और टी का मान ज्ञात कर लीजिए। 8 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका कि अंतर 2 4 दूनी 8, देखिए टी का स्क्वायर -4t प्लस 2t -8 बराबर 0 के। टी कॉमन है, t -4, यहाँ पर +2 कॉमन है तो t -4 बराबर 0 के। तो 2 गुणनखंड आ गए हैं, एक तो आ गया t -4 और दूसरा आ गया t +2 बराबर 0 के। तो यहाँ पर 2 मान t के आए हैं, एक तो आया t -4 बराबर 0 के, तो t बराबर 4 सेकेंड, ये धनात्मक है, यही हमारा उत्तर है। t बराबर 4 सेकेंड लगेंगे उसको यहाँ से पृथ्वी तल तक आने में। और 9th वाले मेथड से भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 5। वो क्या है, एक कण 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा कण का विस्थापन ज्ञात करो। इसका प्रारंभिक वेग जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और देखिए प्रश्नों में जी का मान 9.8 लेना है या 10 लेना है, ये ज्यादातर दिया रहता है ना, 10 लेना है या 9.8 लेना है, तो वो दिया रहता है। हमें जो है जी का मान यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान जो है 10 ले रखा है।
तो ये हो गया u। अब 3 सेकंड के बाद पता करना है। तो 3 सेकंड में देखिए ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु जो है ऊपर जाए और फिर वापस लौटना शुरू करे, और ये वही केस है। ऊपर गई, यहाँ तक वस्तु ऊपर गई और उसका वेग 0 हो गया और फिर वापस लौटने लगी। वैसे देखा जाए तो ये वस्तु क्या है कि ये 2 सेकंड में इसका वेग 0 हो जाएगा, फिर वो वापस लौटेगी। 3 सेकंड में वो कहीं यहाँ पर होगी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी पता करनी है कि 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले तो हम देख लें कि क्या ये जो है कितने समय बाद इसका वेग 0 हो जाता है। आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए u का मान हमें मालूम है 20 है, और ये मान लिया यहाँ पर v बराबर 0 हो जाएगा और t समय के बाद 0 हो जाता है। तो v 0 हो गया, t पता करना है, और a बराबर g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड का वर्ग त्वरण है ना। तो v बराबर u प्लस, अब देखिए 9th वाले हिसाब से लगा रहे हैं जी टी। तो v बराबर 0 है, u का मान 20 है, माइनस 10 इंटू टी। तो 10t बराबर हो गया 20 के, t बराबर हो गया 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसका वेग तो 0 हो जाएगा, मतलब 2 सेकंड तक ऊपर जाएगी, फिर वो लौटने लगेगी। तो हमें दूरी पता करनी है। दूरी पता करने में टोटल जो उसके पथ की लंबाई होती है वो पता करेंगे। तो ये दूरी प्लस ये दूरी, मतलब 2 सेकंड में उसका वेग 0 हो गया और हमें 3 सेकंड के में चली गई दूरी पता करनी है। तो 1 सेकंड वो यहाँ से यहाँ चलेगी। तो 2 सेकंड में चली गई दूरी पता कर लीजिए पहले। तो यहाँ से यहाँ तक, तो यस बराबर हो गया यू टी प्लस हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर की तरफ u कितना है 20 है, समय 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, माइनस 3 जी, और t जो है कितना है 2 सेकंड है 4। तो ये हो गया आपका 2 पंजे 10, तो 40 माइनस 20, तो ये 20 मीटर उसने दूरी A से B तक जाने में 20 मीटर की दूरी तय करी। अब क्या हुआ कि B से C तक आने में कितनी दूरी तय होगी, क्योंकि जब लौटेगी तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। अब दूसरी बात करिए, लौटने पर क्या होगा, u 0 होगा, और हमें टाइम दिया गया असल में, क्योंकि पूरा टाइम 3 सेकंड है, 2 सेकंड तो हमने प्रयोग कर लिए, तो 1 सेकंड और बचा। जब टाइम दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया है, तो हम डायरेक्ट जो है इस फार्मूले को लगा करके निकाल सकते हैं चली गई दूरी। तो यस, ये तो हुआ समझो S1 है ना, इसको हमने S1 कर दिया, इसको S2 कर लेते हैं। तो प्रारंभिक वेग जो है 0 है, t से गुणा करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, 1/2। g का मान 10 है, t का मान 1 है, तो S2 बराबर हो गई, ये वाली S2 है 5 मीटर। तो चली गई कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी 20 + 5 25 मीटर हो गई। विस्थापन कितना होगा, देखिए विस्थापन में एक दिशा में चली गई दूरी को धनात्मक और उससे विपरीत दिशा में चली गई दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। तो देखिए नीचे से ऊपर तक जाने में धनात्मक यदि लेते हैं तो वापस लौटने वाले दूरी को हम ऋणात्मक लेंगे। तो विस्थापन हो जाएगा 20 - 5 बराबर 15 मीटर। और इसको हम डायरेक्ट भी, विस्थापन को तो डायरेक्ट समीकरण जो है S बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। लेकिन विस्थापन जो है, विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन होता है। प्रारंभिक स्थिति ये है और इस समय बस उसी पर पहुंची है, तो हमें CD पता करनी है। ये विस्थापन हुआ CD बराबर आ गया 15 मीटर, है ना। एक प्रश्न अंतिम जो दिया गया है वो आसान सा है, खुद लगा सकते हो, हम केवल समीकरण में रख करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। क्या है, 40 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा तीसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए।
तो u का मान 40 मीटर पर सेकेंड है और t बराबर है तीसरे सेकेंड, है ना। 3 सेकेंड में नहीं पूछा गया, तीसरे सेकेंड, t की वैल्यू जो है वो तीसरा सेकेंड है, तीसरे सेकेंड में चली गई दूरी, तीसरे सेकेंड, है ना। तो यस t वाला फार्मूला लगाएंगे, u क्योंकि ऊपर की तरफ फेंकी गई है, g का मान ऋणात्मक लेंगे तो g/2 2t - 1, इसमें रखिए मान 40 माइनस 10/2, 2 गुणा 3 माइनस 1, ये हो गया 5, तो 40 माइनस 5, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, तो 40 माइनस 25 बराबर 15 मीटर। ये हमारा दूरी पता लग गई है तीसरे सेकंड में। मान लिया ऊपर जा रही है वस्तु, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो हमें तीसरे सेकंड में चली गई दूरी पता करनी है, तीसरे सेकंड में चली गई दूरी पता करनी है ना, तो इससे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको आज के प्रश्न समझ में आए होंगे और इस तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न हम हल करेंगे इससे, इस चैप्टर से रिलेटेड, और सिखाएंगे कि किस तरह से टिपिकल क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।